हेलो तो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था सोशल साइंस का। उसके बाद हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस को और ऐसे ही हम आगे अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। तो इसी के साथ मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा और इसी के साथ मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको करवाऊंगा। तो आपको भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे आपके उतने ही अच्छे मार्क्स 10th बोर्ड में आने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, और आपको कोशिश ये करनी है कि आप भी मेरे साथ आंसर देने की कोशिश आपको करनी है। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, इसका आंसर आपके पास 10 सेकंड रहेंगे। 10 सेकंड में आपको आंसर देना है, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा आपको। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आप कोशिश ये कीजिए कि कमेंट में इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो आपको पता हो 1789 के अंतर्गत हुई थी। आप पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर उसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। फिर इसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ से देख लेते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के पतन के साथ शुरू हुई थी, जो क्रांतिकारी घटनाओं की शुरुआत थी। इस एक्सप्लेनेशन को आपको ध्यान में रखना है, इसको भी याद करना है, क्योंकि आप जब इस फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ोगे कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी समझाइए, तो ऐसा जब बड़ा क्वेश्चन आप एग्जाम में देखोगे 250 वर्ड्स का, तो उसमें ये आपके फैक्ट्स काम आएंगे, ये एक्सप्लेनेशन आपके वहाँ काम आएंगी कि इसको आप वहाँ यूज़ कर सकते हो। इसको ऐसे आपको पढ़ाई करनी है। ऐसे आपको पढ़ाई नहीं करनी कि फैक्ट के तौर पे कि 1789 में हुई थी। अगर आप एग्जाम में ऐसे लिख के आते हो ना, तो आपको जो 1 नंबर है ना वो पूरा मिलेगा, वरना आपको आधा नंबर ही मिलेगा यदि आपने ऐसे लिखने का प्रयास किया। तो आप ऐसे लिखोगे तो आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों कि फ्रांसीसी क्रांति ने किस विचार को बढ़ावा दिया था। तो फटाफट अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए कि फ्रांसीसी क्रांति ने किस विचार को बढ़ावा देने का प्रयास किया था। मैंने आपको जब मैं पढ़ा रहा था आपको क्लास में अच्छे से समझाया था कि फ्रांसीसी क्रांति क्या है, इसने किस विचार को बढ़ावा दिया है। उम्मीद है बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दिया भी होगा। तो वो था राष्ट्रवाद के विचार को इसने बढ़ावा दिया था। इसी के साथ हम इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ से बच्चों कि फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांतों के साथ राष्ट्रवाद के विचार को प्रोत्साहित किया, जिससे लोगों में राष्ट्रीय पहचान और एकता की भावना विकसित हुई थी। ऐसे आपको एक्सप्लेनेशन याद करनी है और आगे बढ़ते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में संप्रभुता किसके हाथों में आने की घोषणा की गई थी। फटाफट आंसर दीजिए। आपके पास 5 सेकेंड है, आपका टाइम कम करना पड़ेगा क्योंकि आप आंसर नहीं दे रहे हो, और आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और जो भी बच्चा आंसर नहीं देगा उसको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, नहीं उसको मैं बाहर कर दूंगा। ठीक है, तो बताइए कि फ्रांस में संप्रभुता किसके हाथों में आने की घोषणा की गई थी। तो वो थे नागरिकों के हाथों में आने की घोषणा की गई थी। जब मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा था तब मैंने आपको इनको हाईलाइट करवाया था कि यहाँ से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे और वहीं से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति 1789 के दौरान मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा में संप्रभुता राजा या चर्च के बजाय नागरिकों के हाथों में होने की घोषणा की गई थी। का अर्थ क्या था, तो फटाफट इसका आंसर देने का प्रयास आपको करना है। तो इसका अर्थ था बच्चों नागरिक, इसका अर्थ था। इसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ से देखते हैं। इधर ध्यान देना, आपको बात नहीं करनी बिल्कुल भी। चाहे आप ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे हो लेकिन आपको बात नहीं करनी है। यदि आप घर पे देख रहे हो, घर पे बैठे बैठे तो आप कुछ खा रहे हो तो उसको साइड में रख देना है और इसको पहले देखना है, क्योंकि यहाँ से आपके मार्क्स आपको मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में। आपको बिल्कुल बात नहीं करनी है। तो ले सिटोयन एक फ्रेंच शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ नागरिक होता है। यह फ्रांसीसी क्रांति के दौरान नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता का प्रतीक था। तो यहाँ से आपको एक्सप्लेनेशन को याद करना है। ऐसा नहीं है कि आप इसको पढ़ लो और अरे कोई बात नहीं, अब इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम आएगा जब हम पढ़ेंगे। तो ऐसे बच्चे हैं तो वो अच्छे बच्चे नहीं हैं। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने किस ध्वज को अपनाया था। तो ध्वज कौन सा था जिसको फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने अपनाया था। तो फटाफट इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए कि लाल झंडा, सफेद झंडा, काला झंडा या तिरंगा था। तो उम्मीद है आपने इसका आंसर दिया होगा। आंसर क्या है हमारा, तिरंगा। इसका एक्सप्लेनेशन यहां से देखते हैं हम बच्चों कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों ने नीला, सफेद, लाल रंगों वाले तिरंगे ध्वज को अपनाया, जो राजतंत्र के सफेद ध्वज का प्रतिस्थापन था।
ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों की, फ्रांस में आंतरिक सीमा शुल्क को क्या किया गया था? उसको क्या किया गया था? बढ़ाया गया था, दोगुना किया गया था या स्थायी किया गया था? तो उम्मीद आपने इसका आंसर दिया होगा, उसको समाप्त किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ से देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति के दौरान आंतरिक सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया गया था, जिससे व्यापार में बाधाएं दूर हुई, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट की किस संहिता को लागू किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किस संहिता को लागू किया था? तो इसका आंसर आपको देना है। इसका आंसर उम्मीद आप दोगे इसका आंसर, कि इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से, जब क्लास चल रही थी तो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया था कि नेपोलियन बोनापार्ट ने किस संहिता को लागू किया था। तो वो था नेपोलियन कोड को लागू किया था। इसको कब लागू किया गया था? 1804 में लागू किया गया था। यहां से इसका एक्सप्लेनेशन आपको देखना है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में फ्रांस में नेपोलियन कोड को लागू किया। ये यूरोपीय कानूनी व्यवस्था का आधार बना और व्यक्तिगत अधिकारों, संपत्ति, परिवार कानून को व्यवस्थित किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इसका आंसर तो आपको पता ही है, अभी मैंने बताया था। जिस भी स्टूडेंट को इसका आंसर नहीं पता है, उसको लगता है कि मुझे पता नहीं है, तो फिर वो आप इस क्लास को यहीं रोक दे और वो कुछ खाने पीने निकल जाए। मैंने जो पहले पढ़ाया उसको जाके एक बार देखें। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 कि नेपोलियन कोड ने किस सिद्धांत को स्थापित किया था? अब आपके पास 4 ऑप्शन है। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इनमें से ही क्वेश्चन आने वाले। जो भी बच्चा इसको ध्यान से देखेगा, सीरियस होकर देखेगा, उसी के अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको सीरियस होकर भी नहीं देख रहे हैं। तो वो था नेपोलियन कोड ने किस सिद्धांत को स्थापित किया था? तो वो था कानून के सामने समानता को स्थापित किया था। इसी के साथ हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि नेपोलियन कोड ने कानून के सामने सभी नागरिकों की समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार को स्थापित किया। यह सामंतवाद और विशेषाधिकारों को समाप्त करने वाला प्रमुख कानूनी सुधार था। अब इस एक्सप्लेनेशन को आप कहाँ यूज कर सकते हो? जैसे कि आपके पास आ जाए कि नेपोलियन कोड क्या है, कोड क्या है, इसको समझाइए। जब आपके एग्जाम ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जहां ये चीजें आपके काम में आएगी, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेगा। उस एक्सप्लेनेशन में आपको इसको देना है कि नेपोलियन कोड क्या था, उसने क्या किया था। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेपोलियन ने व्यापार में किस बाधा को हटाने का प्रयास किया था? तो नेपोलियन ने व्यापार में कौन सी बाधा को हटाने का प्रयास किया था? इसको मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। मैंने जब क्लास में आपको पढ़ा रहा था, इस क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। जिन बच्चों ने भी उस क्लास को अटेंड किया होगा वो इसका आंसर दे रहे होंगे, और जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की होगी वो इसको सिर्फ देख रहे होंगे। तो हमारा राइट आंसर आंतरिक शुल्क को। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं कि नेपोलियन ने फ्रांस और अपने नियंत्रित क्षेत्रों में आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आंतरिक सीमा शुल्क जैसी बाधाओं को हटाने का प्रयास किया, जिससे एक समान व्यापार प्रणाली स्थापित हो सके। तो इसको आपको अच्छे से समझना है और इसका अच्छे से एनालिसिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1815 में कौन सी कांग्रेस आयोजित हुई थी? तो इसका भी आंसर कुछ बच्चों ने तो इसका आंसर दे दिया होगा फास्ट तरीके से। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हमने तो पढ़ा ही नहीं है, अभी हमने तो देखा ही नहीं है सोशल साइंस क्या होती है, हमने तो अभी स्टार्ट ही नहीं किया है। तो वो बच्चे इसका आंसर नहीं दे पा रहे होंगे। तो इसका आंसर है वियना कांग्रेस। इस पीडीएफ को मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाऊंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और वहां आपको सारा कंटेंट मिलता रहेगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि 1815 में वियना कांग्रेस आयोजित हुई, जो नेपोलियन बोनापार्ट की हार के बाद यूरोप के पुनर्गठन के लिए प्रमुख कूटनीतिक बैठक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों की, वियना कांग्रेस की मेजबानी किसने की थी? ये इस क्वेश्चन का आंसर मेरे से एक बच्चे ने पूछा था, उसको मैंने बताया भी था दोगे कि वियना कांग्रेस की मेजबानी किसने की थी? तो वो था मेटरनिक ने की थी। इसका एक्सप्लेनेशन हम यहां से देखते हैं कि वियना कांग्रेस की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर प्रिंस मेटरनिक ने की थी। यह नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप के पुनर्गठन के लिए आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, उम्मीद इसका आंसर आप दोगे।
जो कुछ बच्चे हैं जो बातें कर रहे हैं, इनको बात नहीं करनी चाहिए, इनको अभी इस पे ध्यान देना चाहिए। मैं आपको टाइम दूंगा बातचीत करने का और अपने मन में जो भी है उसको बाहर निकालने का। तो अभी आप पढ़ने में ध्यान दीजिए कि वियना कांग्रेस के बाद फ्रांस में किस राजवंश को सत्ता में लाया गया था। कौन सा राजवंश था? वो था बोरबोन। इसके एक्सप्लेनेशन को भी आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रूढ़िवाद का प्रमुख समर्थक कौन था। तो रूढ़िवाद का प्रमुख समर्थक कौन था बच्चों? आपको मैंने पढ़ाया था कि रूढ़िवाद का प्रमुख समर्थक था मेटरनिख। एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं कि मेटरनिख यूरोप में रूढ़िवाद का प्रमुख समर्थक था, जिसने वियना कांग्रेस के माध्यम से पुराने राजतंत्रों की पुनर्स्थापना और क्रांतिकारी विचारों का विरोध किया था, क्योंकि ये रूढ़िवादी सोच का था। रूढ़िवादी सोच के बारे में मैंने आपको पीछे वाली क्लास में अच्छे से समझाया कि रूढ़िवादी सोच किसको बोलते हैं, जो पुराने विचार, पुरानी परंपराओं जो गलत है फिर भी उनको सपोर्ट करता है, तो ऐसी रूढ़िवादी सोच का व्यक्ति मेटरनिख था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदारवाद मुख्यतः किससे संबंधित था। तो उदारवाद संबंधित था बच्चों स्वतंत्रता से संबंधित था। इसका एक्सप्लेनेशन यहां से देखते हैं कि उदारवाद मुख्यतः व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों से संबंधित है। आप मेरे साथ बने रहो, मैं आपको सारी चीजें याद करवा दूंगा, आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ, उसको आपको समझना है, उसको आपको पढ़ना है और मेरे साथ बने रहना है। बच्चों की जोल वेरेन क्या था? जोल वेरेन के बारे में भी एक बच्चे ने पूछा था, तो उसको मैंने बहुत अच्छे से उसको समझाया था कि जोल वेरेन क्या था। यह था एक सीमा शुल्क संघ था। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कि जोल वेरेन 19वीं सदी में जर्मन राज्यों द्वारा गठित एक आर्थिक संघ था, जिसने सदस्य राज्यों के बीच सीमा शुल्क और व्यापारिक बाधाओं को समाप्त किया था। तो उम्मीद आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जोल वेरेन की स्थापना कब हुई थी। तो जोल वेरेन की स्थापना 1834 के अंतर्गत हुई थी। इसका एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया था और हम यहां से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे देखते हैं कि जोल वेरिन का नेतृत्व किसने किया था। तो जोल वेरिन का नेतृत्व पर्शिया ने किया था, जिसको हम पर्शिया भी बोलते हैं। इसका आपको ध्यान में रखना है। इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं कि जोल वेरिन एक जर्मन सीमा शुल्क संघ था, जिसका नेतृत्व पर्शिया ने किया था। इसका उद्देश्य जर्मन राज्यों के बीच व्यापारिक बाधाओं को समाप्त करना था। ये क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहीं से आपको एग्जाम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। जो भी बच्चा सीरियस हो कि इनको याद करेगा, देखेगा, बार बार रिवीजन करेगा, तो उसका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि जोल वेराइन का मुख्य उद्देश्य क्या था। व्यापारिक बाधाएं हटाना, युद्ध करना, राजशाही स्थापित करना या धर्म फैलाना। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापारिक बाधा हटाना। इसका एक्सप्लेनेशन आप यहां से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों की जोल वेराइन ने किस भावना को मजबूत किया था। हमारा राइट आंसर होगा जर्मन राष्ट्रीय एकता को, भावना को मजबूत किया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जोल वेराइन पर्शिया द्वारा 1834 में स्थापित जर्मन राज्यों का सीमा शुल्क संघ था, जिसने आर्थिक एकीकरण के माध्यम से जर्मन राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया था। आपको चीजों को क्या समझना है। आप क्या चीजों को याद नहीं करते हो, समझते नहीं हो, आप क्या चीजों को रटते हो। सोशल साइंस रटने वाला विषय नहीं है। सोशल साइंस ऐसा विषय है जिसमें आप चीजों को समझोगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग में लाओगे, तब जाके चीजें आपको याद रहने वाली है। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1830 की क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो ये आपको पता, 1830 की क्रांति सबसे पहले फ्रांस में हुई थी। यहां से इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं कि 1830 की जुलाई क्रांति सबसे पहले फ्रांस में हुई। क्वेश्चन हम देखते हैं कि 1830 में फ्रांस का शासक कौन था। तो वो था लुई फिलिप, फ्रांस का शासक था। यहां से आपको इसका एक्सप्लेनेशन देखना है कि 1830 की जुलाई क्रांति के फलस्वरूप चार्ल्स 10वें को हटाकर लुई फिलिप फ्रांस का शासक बना। यहां से जुलाई राजतंत्र की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि 1830 में बेल्जियम किससे स्वतंत्र हुआ था। तो बेल्जियम स्वतंत्र हुआ था बच्चों नीदरलैंड से। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ इसका एक्सप्लेनेशन आपको यहां से देख लेना है कि 1830 की बेल्जियम क्रांति के परिणाम स्वरूप बेल्जियम ने नीदरलैंड से स्वतंत्रता प्राप्त की। 1839 के लंदन संधि द्वारा इसे मान्यता मिली है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन आपको इसलिए मैं करवा रहा हूं कि आपको ऐसे भी करवा सकता हूं कि मैं
सीधे ऑप्शन में आंसर दे दूं कि नीदरलैंड, इसके बाद कुछ मतलब नहीं है। लेकिन इस एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ोगे ना तो इससे क्या है कि आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, आप जो बड़े क्वेश्चन करोगे, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है जैसे 250 वर्ड्स के, जब ये आप करोगे ना तो वहाँ आपको ये हेल्प करेगी। तो वहाँ आपको हेल्प करने के लिए ये थोड़ी सी डिटेल में एक लाइन में एक्सप्लेनेशन करवा रहा हूँ, क्योंकि इस ऐसे ही आप जब आंसर लिखोगे ना तो ऐसे आप आंसर दोगे ना तो आपका ये 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वहाँ आपको पूरा 1 नंबर ही मिलेगा, आधा नंबर नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1849 की क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो आप कहता है वो फ्रांस में हुई थी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि 1848 की क्रांति सबसे पहले फ्रांस में फरवरी 1849 में हुई, जिससे यूरोप के अन्य देशों में क्रांतिकारी लहर को जन्म दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों कि 1848 की क्रांति में किस वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो सामंत, पादरी, राजा या मध्य वर्ग? तो आपको पता होगा कि मध्यम वर्ग की सबसे ज्यादा भूमिका रही ही। यहां से इसका एक्सप्लेनेशन आपको देखना है कि 1849 की क्रांति में मध्यम वर्ग ने लोकतंत्र, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता की मांग को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो चीजों को आपको याद करना है। जब भी आप पढ़ाई करो तो क्या है, आपको सोचना है। जैसे कि मैं आपको ये करवा रहा हूं, अब आपको क्या करना है, जैसे कि ये पीडीएफ आपके हाथ में आएगी, इसको जैसे कि आप घूम रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, तो इसको आपको देखना है कि ये कैसे कैसे हुई। तो इसको आपको रीड करना है, इसको याद नहीं करना आपको, इसको आपको रीड करना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसे आप रीड करोगे ना चीज़ों को, तो चीज़ें आपको लंबे समय तक ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। आप क्या करते हो, जैसे कि आप सोशल साइंस की बारी आती है, आपका काम स्टार्ट आपके माइंड में आता है रटना, कि सोशल साइंस मतलब रटना है, इसके अलावा इसका कोई तोड़ नहीं है, इसको याद नहीं किया जा सकता है। रटना एक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि रटने से चीज़ें क्या आपको लंबे समय तक याद नहीं होगी। आपको क्या करना है, चीज़ों को आपको समझना है, अंडरस्टैंडिंग में लाना है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद कहाँ बुलाई गई थी? तो फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई गई थी बच्चों सेंट पॉल चर्च में बुलाई गई थी। यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन देख लेना कि 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद जर्मनी के एकीकरण के लिए सेंट पॉल चर्च फ्रैंकफर्ट में बुलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि फ्रैंकफर्ट संसद का उद्देश्य क्या था? तो फ्रैंकफर्ट संसद का उद्देश्य क्या था? जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान बनाना, फ्रांस पर आक्रमण करना, ये बिल्कुल नहीं था। ऑस्ट्रेलिया को मजबूत बनाना, ये भी बिल्कुल नहीं था। सामंतवाद स्थापित करना, ये भी बिल्कुल नहीं था। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यहां से इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे बच्चों कि फ्रैंकफर्ट संसद का मुख्य उद्देश्य क्या था? जर्मन राज्यों को एकीकृत करके जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान तैयार करना था, उनको एक संविधान बनाना था उनके देश को चलाने के लिए। ये 1848 की क्रांतियों का एक हिस्सा था। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। उम्मीद आपको सबको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। जिन बच्चों ने मेरी क्लास को अच्छे से अटेंड किया है वो इनका आंसर देने में समर्थ होंगे, वो इसका आंसर भी दे पा रहे होंगे। तो यदि आपको भी चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, तो YouTube पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर को समझाए हैं। यहाँ से आपको मैं सारे चैप्टर समझाने वाला हूँ। यदि जिस भी बच्चे को लगता है कि मेरे सोशल साइंस कमजोर है, मुझे सोशल साइंस का कुछ नहीं आता है, तो यहाँ आप ज्वाइन हो जाइए। यहाँ से आपको सारा कंटेंट सब कुछ फ्री मिलने वाला है। यहाँ कोई आपको कुछ भी पे नहीं करना, आपको फ्री पढ़ना है और डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। यहाँ वही बच्चे जुड़ेंगे जो सीरियस बच्चे हैं, जिनको लगता है कि हमारे को पढ़ाई करनी है, हमारे को अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रैंकफर्ट संसद ने जर्मनी का ताज किसे देने की पेशकश की थी? आपके पास 4 ऑप्शन है कि बिस्मार्क, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, बिस्मार्क, मेजिनी, गेरिबाल्डी। ये तो नहीं था, मेजिनी भी नहीं था, बिस्मार्क भी नहीं था, वो था फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को। क्वेश्चन हम देखते हैं कि जर्मनी का एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में हुआ था? तो वो था प्रसा के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं कि जर्मनी का एकीकरण 19वीं सदी में प्रसा के नेतृत्व में हुआ, जिसका नेतृत्व चांसलर ओटो वन बिस्मार्क ने। इसको आपको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है कि किसने नेतृत्व किया था? ओटो वन बिस्मार्क ने नेतृत्व किया था। तो यहां तक मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको और भी कराऊंगा, आगे भी कराऊंगा। और इस चैप्टर के अभी और भी क्वेश्चन हमारे को करना है। इस चैप्टर के समथिंग हमारे को 60 से 70 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें क्या है, इस चैप्टर से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो क्वेश्चन बन सकता है और आपको नहीं आता हो। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। हम अब इसके बाद मैं आपकी इसकी एक और क्लास लूंगा और उसमें आपके एमसीक्यू जो हैं ये पूरे कंप्लीट करवा दूंगा। इसके बाद हम चैप्टर
सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। यदि जिन भी बच्चों को लगता है कि उनको एसएसटी मतलब सोशल साइंस पढ़ने में प्रॉब्लम है तो यहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं और यहाँ से उनके सारे डाउट मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इसका रिवीजन कीजिए।